Ji, we were discussing about the representative and independent directors. So basically, some people among you have rightly said that representative directors are basically the directors who are representing any particular shareholder. ठीक है, these shareholders can be the controlling shareholders जो कंपनी को रन कर रहे हैं. These shareholders can be the majority shareholders who may or may not be running the business organization. पाकिस्तान के केस में तो majority ही जनरली जो है ना वो रन कर रहे होते हैं. और these can be institutional investors और institutional shareholders और corporate shareholders जिनकी कंपनी के अंदर कंपैरेटिवली एक हायर जो है ना वो चंक है इन्वेस्टमेंट का. तो उनके बिहाफ के ऊपर कोई पर्सन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको जो है ना उसमें. ठीक है, दैट दे हैव बीन अपॉइंटेड टू safeguard or protect the interests of those shareholders. Since they are representing any particular group of the shareholders, so that's why these are considered as representative shareholders. ठीक है, तो एग्जेक्टिव्स तो वो थे जो कि कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें. नॉन एग्जेक्टिव वो हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. Non-executive directors are further divided into two categories. One are called as representative director, the other are called as independent directors. So if those non-executive directors which are representing any specific shareholder or any other stakeholder of the business organization, किसी lender का वो representative director हैं, तो अब इस situation के अंदर वो जो directors होंगे non-executive directors उनको क्या बोला जाएगा? Representative directors. और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर जो है स्टेक होल्डर या पर्टिकुलर शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि ओवरऑल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को बेसिकली क्या कहा जाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इज दिस थिंग क्लियर? सर ये रिपीट कर यस सर. दें. रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो किसी स्पेसिफिक शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने एग्जांपल दी थी, कोई इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है तो उनका रिप्रेजेंट किया हुआ जो डायरेक्टर है. फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी के अंदर अस्करी बैंक ने जो है 10% शेयर्स परचेज किए हुए थे, तो अस्करी बैंक का जो नॉमिनी डायरेक्टर होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बिकॉज ही इज देयर टू रिप्रेजेंट अस्करी बैंक. या पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है कि जब भी कंपनी जो है ना वो शेयर्स ऑफर करती हैं तो अराउंड 10% शेयर्स एनआईटी को दे दिए जाते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को. तो एनआईटी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर लाजमी होता है. तो वो जो डायरेक्टर है जो एनआईटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा? Representative director. And then there are certain directors who are not representing any particular shareholder. Rather, they are representing all the shareholders of the business organization. They would be called as independent directors. जी शाबान, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह अभी आपने बताया है कि किसी भी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंगल शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो? नहीं, सिंगल शेयर होल्डर इस तरह से कि लेट्स सपोज एक कंपनी है या ट्रस्ट है या एक कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसका डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपॉइंट हो गया है, तो वो सिंगल शेयर होल्डर ही कंसिडर होगा ना. हाँ, अगर आपकी सिंगल शेयर होल्डर से मुराद इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो मे भी किसी इंडिविजुअल के पास इतने शेयर्स नहीं हो कि वो किसी डायरेक्टर को क्या कर सके, जो है ना इलेक्ट करवा सके. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, तो यस इट इज पॉसिबल कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अस्करी बैंक ने शेयर्स परचेज किए हुए थे आपकी कंपनी के, तो अस्करी बैंक का जो नॉमिनी डायरेक्टर होगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर होगा. जी सर, थैंक यू. Okay, ji. Then independent non-executive director. Independent non-executive directors are actually the directors who are not on the board of, who are not directly involved in the management of the company, and they do not have representation of a particular stakeholder. They are on the board to give their unbiased or independent view, and they are there to protect the interest of all the shareholders of the business organization. And generally, they are the most important ones. They are the prime focus of code of corporate governance, that within the board of directors we must have people who are independent and they independently represent all the stakeholders of the business organization.
Then de facto directors जी any idea about them? Who are de facto directors? सर डी फैक्टो सर ऐसे सर डी फैक्टो डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो एक्ट एज अ डायरेक्टर तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट डायरेक्टर नहीं किया गया होता, उनकी अपॉइंटमेंट में एज अ डायरेक्टर नहीं होती है। अच्छा, कोई एग्जांपल देंगे फरूक आप? फॉर एग्जांपल कैसे? सर किसी भी कोई भी डायरेक्टर है, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एज अ डायरेक्टर की ले रहा है, सारा कुछ ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया गया है सर। ठीक है, यानी ठीक है, सपोज करता है कि हाँ जी, ऑफिशियली उसको जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के यस जो है ना एज अ डायरेक्टर नहीं यस अपॉइंट किया यस गया, इलेक्ट नहीं यस किया गया, यस बट ही और शी यस सर इज अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स, उसके अंदर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहे हैं, जो अपनी जो कंसर्न्स हैं उनको जो है ना वो रेज कर रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ द डायरेक्टर वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्टो डायरेक्टर जो है ना उसमें। यस और सर ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर ट्रेंड है इसका डिफैक्टो डायरेक्टर का। ठीक है, तो अगर ये अपॉइंट नहीं हुए तो क्या ये वोट कर सकते हैं? इनके पास वोटिंग पावर होती है? नो सर, सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे, जैसे बिजनेस की बहुत से जो है फाइनेंस की या दूसरे इश्यूज जो है वो कंसर्न्स होते हैं, उनको रिलेटेड जो है ये डॉक्यूमेंट्स भी साइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ऐसा है कि आपको जो फाइनेंस जो है उसमें फाइनेंस के अंदर जीएम फाइनेंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर तो नहीं अपॉइंट किया गया, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसमें जीएम फाइनेंस की जो है ना एडवाइस या जीएम फाइनेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होती है। तो बोर्ड में जीएम फाइनेंस को बता दिया जाता है कि जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होंगी उनको आप आके क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, और जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे जो वहां प्रेजेंट होंगे उस फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है। तो in that situation, GM Finance would be considered as a de facto director. He is not officially appointed as a director on the board, but he is there. He is attending the board meetings, but he's not the official director of the company. Interestingly, after 2017, the Code of Corporate Governance has made it mandatory now that all the CEOs of the public limited companies must attend the board meetings, irrespective of whether they are on the board or not. तो अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई सीईओ नहीं भी है, स्टिल वो क्या करेंगे, डिफेक्टो डायरेक्टर के तौर पे जो है बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। जो ठीक हो गया जी? सर इन केस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी अगर दे दी जाती है किसी मेंबर्स को, तो वो डिफेक्टो में आएंगे सर? नहीं, वो ऑल्टरनेट, नीचे जो लास्ट है ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर कि फॉर एग्जांपल अगर एक डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में नहीं जो है ना वो अटेंड कर पा रहे, जनरली ऐसा होता है जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पेरेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेस्ले सिंगापुर, और वहां जो नेस्ले सिंगापुर है दैट रिपोर्ट्स टू नेस्ले स्विट्जरलैंड जो है ना। तो अब नेस्ले सिंगापुर का जो है वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है उनका कोई मेंबर जो है ना, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जो नेस्ले हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में है, बट दे जनरली डू नॉट कम एंड अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स। तो होता क्या है कि वो जो लोकल ही किसी पर्सन है उनको एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर जो है ना वो अपॉइंट कर देते हैं, जो उनके बिहाफ पे क्या करते हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स है उनको अटेंड कर लेते हैं। तो अल्टरनेट डायरेक्टर इज अ सिचुएशन जो भी आप बता रहे हैं कि किसी को क्या किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है डायरेक्टर्स में जो है ना अलाउ कर दिया जाता है टू अटेंड दैट बोर्ड मीटिंग। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही थे और वो इस तरह से है किसी फॉरेन टूर के ऊपर जो है वो गए हुए हैं, तो अब फॉरेन टूर पे जाने की वजह से क्या है, ही और शी कैन नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स, तो उनकी एब्सेंस में वो किसी और को जो है नॉमिनेट कर जाते हैं कि इन माय एब्सेंस दिस पर्सन वुड अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स, तो उनको क्या बोला जाएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें और डिफेक्टो में फर्क जी शैडो के मैं बताता हूँ, शैडो बताता हूँ। अब देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। देखें डिफेक्टो में आप किसी डायरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे, यू आर देयर टू, ठीक है, टू टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग एज यू आर बेसिकली प्लेइंग अ स्पोर्टिव रोल देयर।
वहां आप एज अ सपोर्ट जो है ना मेंबर जा रहे हैं कि अगर उससे रिलेटेड मैटर्स जो अफेयर्स आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, कोई चीज आती है डिस्कशन, तो उस पे आप क्या करें, बोर्ड में जो है ना एक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें। जबकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर क्या है कि किसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। व्हाट अबाउट शैडो डायरेक्टर्स? शैडो डायरेक्टर्स क्या होते हैं? सर शैडो डायरेक्टर्स सर वो होते हैं जो डायरेक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बिजनेस के ऊपर होता है। ये डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सर। ये ठीक है, वेरी गुड। सर ये ऐसा सर भी हो एक सकता है एग्जांपल है कि कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, मतलब उनको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए उनको डायरेक्टर्स के साथ जो वो काम कर रहे होते हैं उनको कह सकते हैं हम, जो नेक्स्ट डायरेक्टर्स बन सकते हैं। सॉरी, दोबारा बोलें। सर जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह होंगे जो उनके साथ काम कर रहे होंगे, मीन्स के जो फ्यूचर में जो बन सकते हैं डायरेक्टर्स वगैरह। सर नहीं, सर ये शैडो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो होल्डिंग कंपनी में ज्यादा होते हैं। सर ये जो होते हैं शैडो डायरेक्टर्स जो होते हैं ये रजिस्टर्ड डायरेक्टर्स तो नहीं होते कंपनी के, लेकिन एक्चुअली उनको जो है ना कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं और उनका इन्फ्लुएंस होता है सर उस पर। ठीक है, वेरी राइट। जो है ना तस्लीम साहबा ने बिल्कुल सही कहा। शैडो डायरेक्टर्स आर बेसिकली द डायरेक्टर्स, ठीक है, हु इन्फ्लुएंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल देखें, कुछ होल्डिंग कंपनीज होती है, उनके अंडर सब्सिडरीज जो है ना वो काम कर रही होती हैं। होल्डिंग कंपनी वो है जो पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी वो है जिसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है ना वो पेरेंट कंपनी के पास है। अब जैसे अभी हम एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, कोई मल्टीनेशनल, जिसकी मेन जो पेरेंट कंपनी है वो किसी और कंट्री में जो है ना वो बेस्ड है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर पेरेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होंगे, वो इस सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग में आने के लिए इससे पहले क्या करेंगे, वहां से जो अपने चेयरमैन है या अपना जो बोर्ड जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी पर्सन से एडवाइस लेके आते हैं, या उन मैटर्स को जो है उससे रिलेटेड जो है उनसे कुछ जो है वो डायरेक्टिव्स लेके आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो मेन कंपनी का जो चेयरमैन होगा, ही वुड बी कंसिडर्ड एज अ शैडो डायरेक्टर, कि वो जो मेन कंपनी के जो चेयरमैन हैं, ही इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है ऑन द बोर्ड which is basically on the directors who are representing as board of directors on the subsidiary company। जैसे अभी हम वो नेस्ले की एग्जांपल ले रहे थे, तो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि नेस्ले जो स्विट्जरलैंड है, उनके जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो नेस्ले पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। तो जब वो लेट्स सपोज नेस्ले पाकिस्तान की जो है ना मीटिंग होती है, तो वो अपने वहां से जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से किसी से जो है ना डायरेक्टिव्स लेते हैं, या चेयरमैन से डायरेक्टिव्स लेके उनके अकॉर्डिंगली यहाँ डिसीजंस को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर वो जो चेयरमैन होंगे या जिन पर्सन से गाइडेंस ली जा रही है, वो शैडो डायरेक्टर जो है ना वो कंसिडर होंगे। सर इसके एग्जांपल दूं मैं? जी प्लीज दें। सर जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है समटाइम ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो डिस्यूज जो है जैसे सुल्तान वगैरह पे वो इसको कंट्रोल करते हैं और वो जो है एक्शन लेते हैं और वही कमांड देते हैं। जैसे अजीम भट्टी शहीद का अगर आपने प्रोग्राम देखा हो, तो उसमें जब अजीम भट्टी शहीद हो गए थे, तो वहाँ पे जो जियो थे सीनियर जिससे उनको पता चला था और उन्होंने फौरन एक्शन लेकर कमांड संभाली थी और उन्होंने कमांड दी थी और उस वक्त उनको जो है ना हिट किया गया था। सर वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा ना, वो तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर एग्जांपल बनता है। अल्टरनेट उनको पॉइंट तो नहीं किया गया था सर। नहीं किया, बट ही बाय वर्च्यू ऑफ द एब्सेंशिया ऑफ द डायरेक्टर ही टुक ओवर। हाँ, मेरे ख्याल में सर वुड काइंडली पुट अस वाइज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी क्या उसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो देखिए, कॉर्पोरेशंस का पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट है। एक अर्जेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाना या इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिएट हो जाना, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, समवन हैज टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको ऑल्टरनेट के तौर पे ले सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टरशिप, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो है ना उसमें। शैडो का पर्सपेक्टिव ये है कि समवन हु इज नॉट एट द बोर्ड ऑफ द कंपनी but he or she has influence over the board of directors.
तो वो क्या कंसिडर And करेंगे? over the business of the company also, sir. हाँ, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जब होगा तो जितने भी अफेयर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक आफ्टर कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उनका जो है ना वो इन्फ्लुएंस आ जाएगा ना। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, फौजी फाउंडेशन ग्रुप है, तो फौजी फाउंडेशन ग्रुप में डिफरेंट जो है वो पोर्टफोलियोज के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर भी है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम भी है। तो अब जो एमडी फौजी ग्रुप हैं, ही इज बेसिकली द चेयरमैन ऑफ और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फौजी फर्टिलाइजर एज वेल एज फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है ना उसमें। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के एमडी मे नॉट बी दी ऑन इज ऑन नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फौजी सीमेंट, लेकिन जो फौजी सीमेंट के डायरेक्टर्स हैं वो एमडी से जो है ना डायरेक्टिव्स लेके डिफरेंट डिसीजंस को अगर करते हैं तो एमडी वुड बी कंसिडर्ड एज अ शैडो डायरेक्टर। ठीक है, इसकी एक और रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूटी का जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा जो है ना, तो एडब्ल्यूटी के अंडर ही जो है ना अस्करी इंश्योरेंस भी जो है ना वो आती है। अब जो अस्करी इंश्योरेंस है, मेन जो एडब्ल्यूटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ जो है ना अस्करी इंश्योरेंस के भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। लेकिन वो जब अस्करी इंश्योरेंस की बोर्ड की मीटिंग्स होती थी तो एजुडेंट जनरल जो उनको हेड कर रहे होते थे एडब्ल्यूटी को जो है ना उसमें, वो उनसे क्या करते थे, डायरेक्टिव्स लेके अस्करी इंश्योरेंस की मीटिंग में जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे। तो इन दैट सिचुएशन दैट एजुडेंट जनरल वाज एक्टिंग एज अ शैडो डायरेक्टर। ठीक है जी, तो आई जस्ट simply, ठीक है ना, in one line I repeat all these things. Executive directors are the directors who are directly involved in the management of the company. Non-executive directors are the one who are not engaged in the managerial affairs of the business organization. Non-executive directors are further divided into two categories: representative and independent directors. If the non-executive directors are representing any particular shareholder who can be majority shareholder or controlling shareholder or any institutional shareholder or any other group of shareholders, that director would be considered as a representative director. And if the director is not representing any particular stakeholder, rather they are serving or protecting the interest of all the shareholders of the business organization, they would be considered as independent directors. And the independent non-executive directors are the one who are representing the board of directors, all the shareholders of the company who are on the board of directors, to represent the stake of all the shareholders or stakeholders of the business organization. Then de facto directors are the directors who are not officially appointed as directors, but they participate in the board meetings. Shadow directors are the directors who are not directly the directors of the company, but they have influence over the board of directors and the different affairs of the business organization. And alternate director is the one who, in absence of any other director, is basically appointed to attend the board meetings. I hope these things are clear now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, ji. Just a little more explanation of independent non-executive directors. As I have already discussed that they are the prime focus of Code of Corporate Governance. INEDs or independent non-executive directors are the one who do not represent any particular stakeholder, but they represent the entire company. Okay, as we have already discussed that they are not representing any lender, they are not representing any shareholder or particular type of the shareholder. Rather, they are on the board to protect the interest of all the stakeholders of the business organization. They do not take instructions from anyone. That's why they are considered as independent. They can have an unbiased opinion regarding any decisions that is to be taken on the board. They are the professionally competent people. They are the people who have the industry experience, or they are the people who have the expertise. These are the professionals who are taken on board to have sound judgment regarding the decisions which are presented in the board meetings. Take their work as an INED very seriously, since these are professional people, they are qualified people, and they are appointed on the board to create a balance among the executive and non-executive director. Therefore, they take their responsibility very seriously. They create a balance of power on the board, meaning by if all the board is basically comprises of executive directors,
they would only take care of the majority shareholders or the management of the company. But once there are independent non-executive directors on the board, now the interest of entire stakeholders of the company would be taken into consideration. So it creates a balance of power, that along with the executive director, there are certain people who are also representing other stakeholders of the business organization. They serve on the board committees. It is basically mandatory from the Code of Corporate Governance that all the committees of the board, which includes especially the audit committee, then it could be nomination committee, it could be remuneration committee, or it could be any other committee of the board. All these committees should be headed by the independent non-executive directors. So these INEDs are also members and rather the chairman or chairperson of all the board committees. They bring discipline to the board. Obviously, when they will create or they will strike a balance of power on the board, automatically there would be discipline जो है ना, ठीक है? The rights of minority shareholders, ठीक है, will be protected. Right of the all other stakeholders will be protected. So they are creating a balance on the board. Ji, any question from your side? सर ये क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर ऑन द बोर्ड, सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें again, सर। बैलेंस ऑफ पावर ऑन द बोर्ड इस तरीके से कि अगर सारे के सारे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे तो वो तो सिर्फ मेजॉरिटी शेयर होल्डर का ख्याल रख रहे होंगे, तो बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या होगा? तो व्हेन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर देयर, तो वो बेसिकली दूसरे लोगों का भी जो है ना वो ख्याल करेंगे। तो अब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आगे डिटेल के अंदर हम लोग उसको डिस्कस भी करते हैं कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली सेज दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये यहाँ से आगे, ये अब यहाँ देखें, ठीक है, कि कोड के अंदर अब ये चीज आ गई है कि नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर कोड आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली अगर कंपनीज जो है वो बोर्ड को फॉर्मुलेट करती हैं तो 9 मेंबर्स हैं, तो 9 में से 3 जो हैं वो एग्जीक्यूटिव होंगे, बाकी 6 मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। तो जब नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। तो अब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगी कि सारे के सारे डिसीजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मर्जी से नहीं होंगे, बल्कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो भी उन डिसीजंस को ओवर रूल कर सकते हैं। Is this in clear, जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक करेंगे। Meanwhile, just go through this slide and then we'll discuss it. Okay, ji, the test of the independence takes in how you can test the independence of the independent non-executive director. Number one is the lack of the conflict of interest. Lack of conflict of interest comes from this perspective that they do not have any shareholding in the business organization. They do not own the shares of the company. They are not the shareholders of the business organization.
so they are basically considered as independent. क्योंकि अगर उनके कंपनी के शेयर्स होंगे तो obviously they would be more inclined towards increasing the profitability or the dividend of the business organization. लेकिन जब उनकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है तो they are not representing the shareholders. They can give their unbiased opinion जो कि तमाम stakeholders के benefit के लिए होगा. Appointed different from the managers. Managers are basically appointed by the you can say the board of directors, whereas the board of directors, especially the independent non-executive directors, are appointed by the shareholders of the company. Then the procedures, leaving little room for dominance by a stronger manager. The important thing is कि अगर आप independence को ensure रखना चाहते हैं तो फिर procedures ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से किसी भी particular जो manager है या executive director है उसकी dominance जो है वो वहाँ पे नहीं हो जो है उसमें. Although ये उसको बोला तो जाता है लेकिन देखें independent non-executive directors को भी basically recommend कौन करेंगे? Executive directors ही recommend कर रहे होते हैं. और उनकी अपॉइंटमेंट भी कहाँ से होगी? शेयर होल्डर्स ही कर रहे हैं. तो शेयर होल्डर्स अगर किसी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जानते ही नहीं है या वो उनके फेवर में नहीं है तो उसको क्यों अपॉइंट करेंगे? बट स्टिल द प्रोसेस सेज दैट देयर मस्ट बी प्रोसीजर्स जिनके जरिए जो है जो मैनेजर्स हैं उनकी डोमिनेंस को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए. अप्लाई टू एनईडीज इट मींस नो डायरेक्ट लॉयल्टीज और इन्फ्लुएंस. ये अभी यही बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की किसी भी शेयर होल्डर के साथ जो है ना कोई भी लॉयल्टी या उनको इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि वो किसी भी ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं जिनके साथ उनका कोई भी ताल्लुक या कोई भी जो है ना एसोसिएशन नहीं है. बट देन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स दे शुड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस जो है ना उसमें. अंडरमाइंड बाय फेमिलियरिटी जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जितनी भी आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होंगी या आपस में जो पार्टीज वगैरह होती हैं तो उससे फेमिलियरिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है. तो जितना कम ये लोग जो है जो इनफॉर्मल मीटिंग्स को जो है ना वो अटेंड करेंगे उसमें उनकी प्रेजेंस होगी इतना ही ज्यादा जो है उनकी जो अनफेमिलियरिटी है जो है वो कायम रहेगी. अब देखें ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये है कि for instance if a person has served in the board of directors for 3 terms तो 4 टर्म के लिए वो इलेक्ट नहीं हो सकते. उसकी रीजन है कि 9 साल तक जब एक बंदा जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही सर्व कर चुका है तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट फेमिलियर विद ऑल द अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर जो है ना वो मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली अंडरमाइन हो जाएगी. और इसी तरह से देखा होगा जो लोग ऑडिट फर्म के अंदर हैं जनरली ऐसा होता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं उनको बहुत कम जो है वो जो कॉर्पोरेशन के फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें इनवाइट किया जाता है सिर्फ इसी चीज के लिए कि इसी वजह से कि उनकी जितनी अनफेमिलियरिटी जो है ना वो रहेगी उतनी उनकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो इंश्योर्ड रहेगी. लेकिन जितना वो फेमिलियर होते जाएंगे लोगों से जितना वो यूज्ड टू होते जाएंगे उस सिस्टम से तो उनकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाएगी. ऑब्वियसली बात है कि जब आपका रिलेशनशिप क्रिएट बन जाएगा आपके आपस में जो है ना टर्म्स जो है ना वो बेहतर होते जाएंगे तो फिर शायद वो जो इंडिपेंडेंस वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए. तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच द इंडिपेंडेंस ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन बी टेस्टेड. दैट इफ दे हैव लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दे आर इंडिपेंडेंट. Obviously if they are appointed by the shareholders of the business organization they would be independent. ठीक है ना? They won't be having any influence of the people. प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनमें जो है ना वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं या उनकी कोई फेमिलियरिटी नहीं है तो उस सूरत में ठीक है इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सकती है. Then there is another perspective preserving the independence of the INDs should not be related to the directors or the major shareholders or any related organization. Related to the director means कि कोई जो है ना वो इमीडिएट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. मींस फादर सन ब्रदर्स और जो है इसमें स्पाउस जो हैं ये 4 ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको इमीडिएट जो है ना वो कंसिडर किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो कंपनी के जो ऑनर है उन्हीं के भाई जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है तो ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्योंकि इंडिपेंडेंस तो ऑटोमेटिकली खत्म होगी कि जब आप उनके जो है ना ब्लड रिलेटिव हैं और उस सूरत के अंदर जो है वो आप कैसे जो है ना अपनी इंडिपेंडेंट को एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट माइंड इट अदर देन दीज रिलेशनशिप अगर फॉर एग्जांपल कोई कजन है या
फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ है या सन इन लॉ है या डॉटर इन लॉ है, तो उनको इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है वो लिया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरीके से शुड नॉट हैव एनी मटेरियल इंटरेस्ट इन द कंपनी एक्सेप्ट इज फिक्स रिमरेशन। जो कंपनी से जो वो बोर्ड मीटिंग्स के अगेंस्ट जो रिमरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप या मटेरियल इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा, कोई सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए उनकी, कंपनी में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज अ लेंडर या एज अ सप्लायर वो कंपनी के साथ कोई भी रिलेशनशिप उनका नहीं होना चाहिए। तो उस सूरत के अंदर जो है ना, ही और शी वुड बी कंसिडर्ड एज independent director. Then should not be the immediate past employee or the paid consultant. ठीक है, आप ऑडिटर को ही अगर फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे लेते हैं, तो ही विल नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो एक तो आपसे कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंट है, उसी टैक्स कंसल्टेंट को आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ले लिया। एक साइड पे आप उसे एज ए कंसल्टेंट पे भी कर रहे हैं, और उसके साथ आपका रिलेशनशिप है जो है ना कि कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, एडवाइजरी आप उससे ले रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस कैसे होगी? तो किसी कंसल्टेंट को इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं ले सकते। एंड सेकेंडली, ही और शी शुड नॉट बी द इमीडिएट पास एम्प्लॉय। इमीडिएट पास एम्प्लॉय की जो मिनिमम लिमिट है दैट इज 2 years, कि कम से कम वो 2 साल पहले आपके एम्प्लॉय रहे हों। 2 साल से अगर कम का टाइम पीरियड है कि फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले छोड़ के गए थे और अब आपने क्या किया, उनको इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ले लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 साल या उससे ज्यादा अगर अरसा हो गया है, तो दे कैन बी टेकन ऑन बोर्ड एज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द कंपनी शुड बी विलिंग टू लेट एन INED बी इंडिपेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहने देती है, जो है ना उसमें, जो मोस्टली पाकिस्तान के केस में जो है ना एक सबसे बड़ा इशू एग्जिस्ट करता है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी ये इशू जो है ना वो होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डोमिनेंस होती है, या जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनकी डोमिनेंस की वजह से sometime they are not willing to accept this thing that independent people should be on the board of directors. तो कितने लोग प्रेफर करते हैं कि उनके डिसीजन को ओवर रूल किया जाए? कितने ऐसे लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं किसी ऐसे बंदे को लेके आ जाएं जो उनके जो है वो डिसीजंस को या उनकी अप्रूवल्स को जो है ना वो क्वेश्चन करें? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इफ द कंपनीज वांट टू हैव INEDs, देन ऑब्वियसली बाकी सारे काम चल सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट बंदे को लाना ही नहीं चाहती, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये सारे बेनिफिट्स हैं उसके, इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज हो जाएगी। I hope these things are clear. Yes, sir. ठीक है जी, this session is just about to expire. How many NEDs होने कितने चाहिए? तो the Code of Corporate Governance of SCCP says that at least 1/3. बल्कि ये सेशन खत्म हो जाए तो then we will discuss it at the next session जो है ना उसमें। ठीक है जी।